दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा वीपीओ की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को आप ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी ने जो सिलेबस इसका बताया था 13 सितंबर को, उसके अनुसार ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है, जिसमें 25 प्रैक्टिस सेट हैं और 2450 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और इन सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। सभी कॉपी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको वीपीओ की मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग प्रश्नों का जो स्तर है वो वही रखा गया है जिस प्रकार के प्रश्न ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती में पूछे जाते हैं। प्रश्नों के साथ साथ में यहाँ पर नीचे आप लोगों को उत्तर देखने को मिलेंगे और उत्तर के साथ साथ ये उत्तर माला है और नीचे यहाँ पर उत्तर जो दिया गया है, इसका जो आंसर दिया गया है वो विस्तृत रूप से दिया गया है ताकि अगर प्रश्न कभी घुमा करके पूछा जाए तो भी आप लोग उसे हल कर सकें। चक्षु प्रकाशन की और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं यूपी ट्रिपल एससी की, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, चाहे टेट की हो, चाहे सीटेट की हो, एलटी ग्रेड की हो। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेलवे भर्ती को लेकर के। और कल विद्यार्थियों ने इसके लिए एक बड़ा ट्विटर अभियान चलाया था, लेकिन बहुत कम समाचार पत्रों ने इसके बारे में जानकारी दी है। लिखा, रेलवे में कम रिक्ति पर 22 लाख अभ्यर्थियों का विरोध। रेलवे की ओर से 6 वर्षों के बाद सहायक लोको पायलट के लिए रिक्तियां निकाली गई। कम रिक्तियों से नाराज देश भर के 22 लाख अभ्यर्थियों ने शनिवार को एक्स पर अभियान चलाकर विरोध किया। अभ्यर्थियों ने हैशटैग इंक्रीज रेलवे एएलपी वैकेंसी ट्वीट कर अभियान चलाया। यह हैशटैग पूरे दिन तक टॉप 1 पर ट्रेंड में शामिल रहा। अभ्यर्थियों का कहना है कि सबसे अधिक वैकेंसी देने वाला रेलवे में ही सबसे कम रिक्तियां निकाली गई हैं। वहीं बेरोजगार अभ्यर्थियों के समर्थन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी उतर गए हैं। उन्होंने लिखा कि जब देश का हर तीसरा युवा बेरोजगारी का शिकार है, तब प्रधानमंत्री ने एक बार फिर उनके साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। इस बार धोखा आम परिवार से आने वाले 18 घंटे मेहनत करने वाले उन छात्रों के साथ में है जो छोटे छोटे किराए के कमरों में रहकर बड़े सपने देखते हैं। कहा गया 2 करोड़ नौकरियों का वादा। तो ये सोशल मीडिया में राहुल गांधी ने लिखा था, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि किसी बड़े नेता ने रोजगार को लेकर के आवाज उठाई है। इसके पहले भी राहुल गांधी रोजगार को लेकर के कई बार केंद्र सरकार को घेर चुके हैं और ऐसा नहीं है कि ये कल ही ट्रेंड करता रहा है। जब मैं आज सुबह लगभग 7 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं ये ट्रेंड कर रहा है। ये इंक्रीज रेलवे एएलपी वैकेंसी, और अभी भी विद्यार्थी लगातार इस पर ट्वीट कर रहे हैं। ये देखिए 2.26 मिलियन पोस्ट अब तक हो चुके हैं। तो कल ये विभिन्न प्रकार के जो पोस्टर हैं ये वायरल होते रहे, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। रोजगार को लेकर के जो विद्यार्थियों ने रेलवे भर्ती को लेकर के ट्विटर अभियान किया था, ये देखिए आप लोग। ताली थाली घंटी बजाओ। और आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक भी कर दें, और वीडियो को अगर आप लोगों ने शेयर ना किया हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। वहीं पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई थी, उसको लेकर के भी यहाँ पर सूचना है। जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो शिक्षक पढ़ा रहे थे, उनको राहत मिली है। लिखा है कि हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय को सहायक प्रोफेसर की सीधी भर्ती में साक्षात्कार के लिए बेहतर अभ्यर्थियों को बुलाने के लिए शॉर्टलिस्ट करने का निर्देश दिया है। और कोर्ट ने कहा कि सहायक प्रोफेसर भर्ती में रेगुलेशन 10 लागू नहीं होगा। यह सहायक प्रोफेसर नियुक्ति एवं प्रोन्नति में लागू होगा। इसके तहत संबद्ध कॉलेज में अध्यापन अनुभव के साथ साथ नियमित सहायक प्रोफेसर वाले वेतन के बराबर वेतन पाने वाले को ही चयन में शामिल करने का नियम है। इस निर्णय को एडहॉक या गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ा रहे शिक्षकों को बड़ी राहत माना जा रहा है। आज सीटेट की परीक्षा है। सब जो भी विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहे हैं, सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 4 साल का एकीकृत बीएड इसी सत्र से शुरू होगा। बीएससी, बीए, बीकॉम, बीएड की पढ़ाई को यूजीसी ने किया अनिवार्य। बात पटना की हो रही है, लेकिन ये पूरे देश में लागू हो रहा है। सूबे में नए सत्र से इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन कार्यक्रम 4 साल का होगा। यह डिग्री स्तर का होगा। इसमें नामांकन के साथ ही संबंधित अन्य सभी रूल रेगुलेशन संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित होगा। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अब इंटरमीडिएट के बाद से ही विद्यार्थी ग्रेजुएशन की डिग्री और बीएड की डिग्री एक साथ मिलेगी और एक साथ पढ़ाई करनी होगी। यहाँ पर लिखा है कि शिक्षा विभाग की सहमति मिल चुकी है। इसमें बीएससी, बीएड, जो बीएससी करना चाहते हैं तो एक साथ बीएससी बीएड करेंगे 4 साल का। वैसे 3 साल और 2 साल 5 साल लगता है। 2 साल का बीएड, 3 साल का बीए या बीएससी। बीए बीएड अलग से, जिनको बीए करना आर्ट से, और जो बीकॉम वाले हैं तो उनको बीकॉम बीएड की पढ़ाई करनी होगी। कॉलेज स्तर पर संचालित करने के लिए सहायक प्राध्यापक नियुक्त होंगे और इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए यूजीसी के तय मानक के अनुसार रेगुलेशन 2014 में भी बदलाव किया जाएगा। अगली सूचना है माध्यमिक विद्यालयों की। अभी कुछ दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से यह जानकारी दी गई थी कि उत्तर प्रदेश में जो जीआईसी हैं बहुत सारे, वहां पर अध्यापकों की संख्या ज्यादा है और विद्यार्थियों की संख्या कम हो गई है।
और उनका समायोजन किया जाएगा। समायोजन को लेकर के एक पत्र जारी किया गया था कि अब जहां पर छात्रों की संख्या कम है, अध्यापक ज्यादा है, तो वहां के अध्यापकों को दूसरे विद्यालयों में भेजा जाएगा। इस तरीके से काम चलेगा। वहीं पर यही हाल अब हो गया है अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में। सहायता प्राप्त जितने भी माध्यमिक विद्यालय हैं जहां पर टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आती है, बात प्रयागराज की हो रही है और लिखा हुआ है कि 28 बच्चों को पढ़ाने का हर माह खर्च 10 लाख। और ऐसे बहुत सारे विद्यालयों का यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है जहां पर छात्रों की संख्या बेहद कम है और अध्यापकों की संख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ पर लिखा है कि परशुराम इंटर कॉलेज नयापुरा में पंजीकृत छात्राओं की संख्या केवल 28 है और यहाँ पर 10 टीचर हैं। मतलब ये कि 2.8 विद्यार्थियों में एक टीचर है, लगभग 2 या 3 विद्यार्थियों के बीच में एक टीचर है। यहाँ पर लिखा इनमें कक्षा 6 से लेकर के 8 तक 15, जबकि 9 से लेकर के 12 तक केवल 13 विद्यार्थी हैं। प्रत्येक शिक्षक को वेतन के रूप में औसतन 1 लाख रुपए के हिसाब से प्रतिमाह सरकार वेतन देती है, यानी कि 10 लाख रुपए प्रति महीने सरकार खर्च कर रही है। साफ है कि 28 बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार हर महीने 10 लाख रुपए इस विद्यालय में खर्च करती है। इसी प्रकार का जो मामला है प्रयाग महिला विद्यापीठ इंटर कॉलेज में 64 छात्राओं का है और जिसमें कक्षा 6 से 8 तक 35, 9 से लेकर के 12 तक केवल 29 को पढ़ाने के लिए 13 शिक्षिकाओं को 13 लाख रुपए वेतन मिलता है। इसी प्रकार राधा रमन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ऊंचा मंडी में 58 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए कार्यरत 7 शिक्षकों को 7 लाख रुपए का वेतन मिलता है। और भी बहुत सारे विद्यार्थियों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। 64 छात्राओं के लिए 10 शिक्षिकाएं। अब यहाँ पर भी बात केवल समायोजन की है कि ऐसे जो अध्यापक हैं उनको दूसरे विद्यालय में भेजा जाए, क्योंकि यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। 28 के बीच में एक ही अध्यापक को रखा जाए, 2 अध्यापक को रखा जाए, बाकी को जहां पर बिल्कुल टीचर नहीं है वहां भेज दिया जाए। तो ये नौबत आई क्यों? क्योंकि भर्तियां तो नहीं हो रही हैं। अगर जैसे मैंने एक बार ब्यौरा दिया था सन 92 से टोटल नीति तो टोटल रिटायरमेंट है, तो रिटायरमेंट ज्यादा हुआ, नीतियां कम हुई है, फिर भी अध्यापकों की संख्या छात्रों से ज्यादा है। यह अनुपात समानुपात यहाँ पर भी बराबर कैसे हुआ? तो बराबर ऐसे हो रहा है कि सरकार पहले माध्यमिक विद्यालयों की उपेक्षा करती है शुरू में, और कोई देख रेख नहीं, कोई पढ़ाई नहीं होती है इन विद्यालयों में। मैंने खुद कई बार प्रयागराज के डीएम को फोन किया, कमिश्नर को फोन किया, डीआईओस को फोन किया कि टीचर नहीं आते, पढ़ाते नहीं है, और कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन विषय के वहां पर टीचर ही नहीं है। जैसे कंप्यूटर साइंस की अगर हम लोग बात करें तो ना तो जीआईसी में टीचर है और माध्यमिक में टीजीटी पीजीटी में तो भर्तियां नहीं होती है कंप्यूटर की, तो लोग इस वजह से भी एडमिशन नहीं लेते हैं। लेटरिन नहीं, बाथरूम नहीं, छात्रा एडमिशन नहीं लेती हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इन विद्यालयों में। सरकार चाहती ही नहीं है कि ये जो विद्यालय है वो सुचारू रूप से काम करें, और इसीलिए दिन ब दिन यहाँ पर एडमिशन कम हो रहे हैं। और यही कारण है कि फिर एक टास्क फोर्स बनाई जाती है, देखा जाता है कितने छात्र हैं और इनके लिए कितने अध्यापक चाहिए, और भर्तियां लगातार कम हो रही हैं। तो लेकिन जो गरीब बच्चे हैं वो इन विद्यालयों में पढ़ते हैं, लेकिन अगर इसी तरीके से ये विद्यालय कम हो जाएंगे और इससे जो निजी विद्यालय हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। निजी विद्यालयों में आप लोग पता है किस तरीके की फीस होती है, क्या क्या चीजें होती है, और सरकार उसी को बढ़ावा दे रही है। चलिए, ये तो होता ही रहेगा और बहुत जल्द इन सभी विद्यालयों में ताला लग जाएगा। लिखा है कि अगले 4 दिन धूप ना निकलने व घने कोहरे के आसार हैं। सर्दी से जल्द राहत की संभावना नहीं है, बच के रहिए सभी लोग। 2 डिग्री तापमान के साथ सोनभद्र सबसे ठंडा रहा। 11 डिग्री कम दर्ज हुआ कानपुर में अधिकतम तापमान। उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी सितम ढा रही है। शनिवार को यूपी, पंजाब, हरियाणा के विभिन्न इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, तो राजस्थान में शीतलहर के बीच कई स्थानों पर पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। कश्मीर घाटी में ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन अभी भी कई इलाकों में पारा 0 से नीचे है। मौसम विभाग ने घाटी में अगले सप्ताह बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है। फिर से याद दिला दूं कि जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जो सूचना है वो मिलती रहे। यूपी का बजट 6 फरवरी को पेश होगा, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 10 दिन बाद योगी सरकार यूपी विधानमंडल सत्र बुलाने जा रही है। अटल आवासीय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। 6 फरवरी के पहले तक जो आवेदन है वो जमा करने हैं, और भी बहुत सारी यहाँ पर जानकारियां दी गई हैं जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम होगा 16 फरवरी को, इसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। प्रवेश परीक्षा किन किन जिलों में होगी? लखनऊ, लखीमपुर, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई। और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर 2 नंबर है, आप लोग यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं।
अगली सूचना है, नई नियमावली से होगी लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती। राजकीय और अशासकीय महाविद्यालयों के लिए बनाई जा रही हैं दो अलग अलग नियमावलियां। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और राजकीय महाविद्यालयों में नई सेवा नियमावली के तहत लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए शासन स्तर पर दो अलग अलग नियमावली तैयार किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रदेश के 170 राजकीय महाविद्यालयों में 110 महाविद्यालयों में लाइब्रेरियन की पद खाली है। वहीं 331 अशासकीय महाविद्यालयों में से तकरीबन 100 महाविद्यालयों में लाइब्रेरियन के रिक्त पद जुड़ गए हैं। इन सभी रिक्त पदों में भर्ती के लिए नई नियमावली तैयार की जा रही है। राजकीय कॉलेजों में लाइब्रेरियन के पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अशासकीय कॉलेजों में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्ती होगी। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि अन्य राज्यों की नियमावलियों के अध्ययन के बाद में जब राजकीय और अशासकीय कॉलेजों में लाइब्रेरियन भर्ती के लिए दो नई नियमावलियां तैयार कर ली जाएंगी, तब भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। और वहीं पर यूपी ट्रिपल एससी की अगर हम लोग बात करें तो यूपी ट्रिपल एससी अभी बंद रहेगा 1-2 दिन, और उसके बाद में फिर हो सकता है कि मंगलवार से विद्यार्थियों को कुछ नोटिस वगैरह देखने को मिले। कंबाइंड टेक्निकल रिजल्ट पर काम विद्यार्थियों का शुरू हो रहा है। जूनियर असिस्टेंट 1262 वाला जो परिणाम है वो लगभग बनकर के तैयार है, और पीटी का जो रिजल्ट है उसको जो लेकर के काम है वो भी अंतिम चरण में है। बहुत जल्द पीटी के रिजल्ट भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। वहीं पर कुछ नई भर्तियों के जो विज्ञापन है वो भी देखने को मिल सकते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को अगले सप्ताह देखने को मिल सकती हैं। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।